नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बढ़िया ठंड है। रात को 20-21 डिग्री -सेंटीग्रेड, दिन को 14-15 डिग्री -सेंटीग्रेड। चलो एक ऐसी कहानी इनकी ही जुबान में मैं आपको समझाऊं कि प्रिंसिपल ने मेरे कीचड़ से सने जूतों को देखा और सचमुच छात्रों से मेरी गंदी शक्ल के लिए माफ़ी मांग ली। उन्हें नहीं पता था कि मैं आज एक लड़के की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला हूँ। मेरा नाम है जोसेफ। मैं 68 साल का हूँ और आयोवा की सख्त मिट्टी से मैं तब से लड़ रहा हूँ जब मुझे कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की इजाज़त भी नहीं थी। मेरा कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, कोई रिटायरमेंट फंड नहीं है जिसे किसी ऊंची इमारत में बैठा आदमी संभालता हो। मेरे पास 400 एकड़ ज़मीन है, तीसरी पीढ़ी का कर्ज है और ऐसे हाथ में है जो 1974 से कभी सच में साफ नहीं हुए। 50 सालों से मैं बर्फीली बारिश में बछड़ों को जन्म दिला रहा हूँ जब बाकी दुनिया रजाइयों के नीचे सो रही होती है। मैंने अपना पूरा जीवन मौसम पर दांव पर लगाया है। कभी बारिश के लिए दुआ करते हैं तो कभी तपती धूप में अपनी मकई को पूरे कागज में बदलते देखते हुए। लेकिन यह सब करियर डे के लिए काफ़ी पेशेवर नहीं था। पिछले महीने मेरी पोती माया ने मुझसे जिद की कि मैं इसके हाई स्कूल जाऊं। मैंने मना करने की कोशिश की। मुझे पता था वहाँ कौन कौन होगा और सच में जब मैं उस ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ तो मैं बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था। मेरी बाईं ओर एक कॉरपोरेट वकील था जिसका सूट मेरी पहली पिकअप ट्रक से भी महंगा था और दाईं ओर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो ऑप्टिमाइजिंग सिनर्जी और कॉफ़ी शॉप से काम करने की बातें कर रहा था। छात्र वहाँ बैठे थे, आंखें बुझी हुई, सेट एसेट स्कोर से डरे हुए और उन कॉलेजों में जाने के दबाव में डूबे हुए जिनका खर्च वे उठा भी नहीं सकते थे। जब गाइडेंस काउंसलर ने मेरा परिचय करवाया तो उसने एक तनी हुई शर्मिंदा सी मुस्कान दी और अंत में, ये है जोसेफ, ये कृषि में काम करते हैं। उसने इसे ऐसे कहा जैसे कोई बीमारी हो। मैं माइक तक गया। मेरे पास कोई पावर पॉइंट नहीं था। मैंने बस अपने हाथ उठाए, मोटे, जख्मी और ग्रीस से सने हुए, जिन्हें कोई साबुन कभी पूरी तरह साफ नहीं कर सकता। मैं कभी किसी लेक्चर हॉल में नहीं बैठा। मैंने भारी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता सिनर्जी क्या होती है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब किराने की दुकानों की अलमारियाँ खाली हो जाती हैं तो आप डिग्री खाकर जिंदा नहीं रह सकते। पूरा हॉल सन्न रह गया। तुम्हें बताया जा रहा है कि अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए तो तुम असफल हो। मैंने किशोरों की कतारों को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यह देश ईमेल्स पर नहीं चलता। यह उन लोगों की पीठ पर चलता है जो पसीना बहाने से नहीं डरते। मैंने वकील की ओर इशारा किया। वह कागज़ बनाता है। मैंने अपनी ओर इशारा किया। मैं खाना उगाता हूँ और जब बर्फीला तूफान आता है और सप्लाई ट्रक रुक जाते हैं तो कागज़ तुम्हारे बच्चों को पेट नहीं भराएगा, मेरी मकई भराएगी। मैंने देखा कि शिक्षक असहज हो रहे हैं। मुझे परवाह नहीं थी। दिन के अंत में थक जाना भी इज्जत की बात है।
मैंने कहा, अपने ट्रैक्टर को खुद ठीक करने में आज़ादी है और इस बात में सुकून है कि सिर्फ नौकरी करने की इजाज़त के लिए तुम किसी बैंक के $1,00,000 के कर्जदार नहीं हो। घंटी बजी। ज़्यादातर बच्चे बाहर भाग गए, फिर से अपने फ़ोनों में खो जाने के लिए, लेकिन एक लड़का रुक गया। वह दुबला पतला था, हड्डी हुडी ठुट्ठी तक खींची हुई, जमीन की ओर देखते हुए जिम की मैट पर अपने जूते से ठोकर मार रहा था। मेरे पापा मैकेनिक हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरी ओर देखे बिना, और वो हर दिन पेट्रोल की बदबू लेकर घर आते हैं। मेरे टीचर कहते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ कि उस जिंदगी से भाग सकता हूँ। कहते हैं कि मुझे आर्किटेक्ट बनना चाहिए ताकि मैं उनके जैसा न बनूं। उस जिम में मेरा दिल टूट गया। मैं मंच से उतरा और उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंका, फिर ऊपर देखा। बेटा, मैंने कहा, मुझसे एक सवाल का जवाब दो। जब हाईवे पर एम्बुलेंस खराब हो जाती है और अंदर कोई मरीज मर रहा होता है, तब कौन बचाता है? आर्किटेक्ट। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे पापा। मैंने मजबूती से कहा, तुम्हारे पापा इस दुनिया को चलाए रखते हैं। वही उस सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। कभी किसी को यह मत कहने देना कि उनकी ज़िंदगी से भागना चाहिए। वह जिंदगी सम्मान के काबिल है। लड़के की आंखें भर आई। उसने जल्दी से बाँह से आंसू पोंछे, एक बार सिर हिलाया और चला गया। वह थोड़ा और सीधा चल रहा था। मैं वापस खेत पर चला गया। कटाई, मशीन की आवाज़ें, कैब की तन्हाई, सब वही। लेकिन कल मैं हार्डवेयर स्टोर में था, हाइड्रोलिक फ्लूइड लेने। तभी एक महिला तेजी से मेरी ओर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। वह उस लड़के की माँ थी। आप ही किसान हैं न? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं शिकायत के लिए तैयार हो गया। शायद मैं ज़्यादा सख्त हो गया था, लेकिन वह रोने लगी। मेरा बेटा सालों से अपने पिता से शर्मिंदा था, उसने कहा आंसू बहते हुए। वह अपने पापा को पुराने काम वाले ट्रक में स्कूल तक आने भी नहीं देता था, लेकिन उस सुबह के बाद से वह रात गैरेज में है। उसने गहरी सांस ली। कल उसने अपने पापा से कहा, मुझे सिखाओ इंजन कैसे काम करता है। 10 साल में पहली बार मैंने अपने पति को गर्व से मुस्कुराते देखा। हम औजारों, नट बोल्टों के बीच स्टोर के उस गलियारे में खड़े थे और मेरी आंखें भी भर आई। हमने इस देश के एक भयानक गलती की है। हमने एक पूरी पीढ़ी को यह यकीन दिला दिया है कि हाथों से काम करना सिर्फ आखिरी विकल्प है। हमने प्लम्बरों, इलेक्ट्रिशियनों, किसानों और मैकेनिक को चुप करा दिया, उन्हें छोटा महसूस कराया ताकि यूनिवर्सिटी और डिग्रियों बेच सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जितने चाहे CEO और इन्फ्लुएंसर बना ले, अगर कोई बीज न बोए, अगर कोई पाइप न वेल्ड करे, अगर कोई रिंच न घुमाए, तो सभ्यता 3 दिनों में ढह जाएगी। तो हर उस युवा के लिए जो बनाना, ठीक करना, उगाना या रचना पसंद करता है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। किसी ऐसे कर्ज में मत फंसो जिसकी तुम्हें चाहत ही नहीं। मिट्टी में इज्जत है, ग्रीस में शान है, और जिस दिन दुनिया टूटेगी, सूट पहनने वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे उन्हें बचाने के लिए। क्या आप मानते हैं कि हमें ट्रेड स्किल्स और ब्लू कॉलर काम के लिए फिर से सम्मान लौटाना चाहिए? अगर आप उन लोगों के समर्थन में हैं जो इस देश को चलाए रखते हैं, वो है किसान, वो है सिपाही, वो है मशीनों के साथ काम करने वाले, वो लोग सफाई कामदार जो आपकी गटर साफ करते हैं, वो लोग आपके घर को रंग रोगान करते हैं, वो लोग आपकी छप्पर बनाते हैं। अगर आप इनका सम्मान नहीं कर सकते, उनको इज्जत नहीं दे सकते, आज संसद में बैठे, विधानसभाओं में बैठे, गांव में सरपंच बनकर बैठे, म्यूनसिपालिटियों में कॉरपोरेटर बन बैठे,
वो वाइट कॉलर जॉब वाले, वो बैंकों में ऑफिस में बैठे वाइट कॉलर जॉब वाले अपने आप को महान समझते हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कहते हैं कि हम रोजगारी देते हैं, हम काम करते हैं, वो गलत हैं। वो तो आपके पास से पैसा कमाते हैं, आपको चूसते हैं। लेकिन महान वो हैं जो ट्रक चलाते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, अनाज बोते हैं, अनाज उगाते हैं, बारिश में, ठंड में, बर्फ में जो लोग काम करते हैं। आज 70% भारत में अगर किसान नहीं होते तो आप नहीं होते, आप सत्ता में नहीं होते। और इसके लिए मुझे आज भी याद है कि भारत का पहला किसान सत्याग्रह कठलाल सेठ हमारा हाई स्कूल जहाँ मैं पढ़ा, वो स्कूल का एक रूम जिसने मेरे दादा डॉक्टर बड़देव भाई मथुर भाई भट्ट ने बांधा था, वो जो प्रेसिडेंट थे, उस रूम से गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह उस जगह किया जिस रूम में बैठकर मैं पढ़ा था। और आज भी वो रूम में गांधी जी के सब रखे हुए चीज़ें हैं। और मेरे गांव के, मेरे कटलाल गांव के, मेरे आज़ादपुर के वो सत्याग्रही मेरी ज्ञाति के और वो दूसरे समाज के लोग जिसकी वजह से मेरी पुर का नाम आज़ादपुर था, आज मुझे गौरव है कि इन लोगों की वजह से आज आपको आज़ादी मिली है। इन लोगों की वजह से, और इसके लिए मैं लाल बहादुर शास्त्री को सलाम करता हूँ जिसने कहा था जय किसान जय जवान। आज सब कुछ बुला दिया है। आज कॉरपोरेटर जगत भारत की लोकशाही में हामी हो गई है, जिसने सब कुछ खरीद लिया है, जिसने किसानों को बर्बाद कर दिया है, जिन्हें गरीबों को बर्बाद कर दिया है, जिन्हें सिर्फ सत्ता महान लगती है। अभी ये युवाओं के लिए मेरा आज का वीडियो आपके माँ बाप के जो गंदे कपड़े जिनकी वजह से आप आज अच्छे कपड़े पहनते हो, वो थे 1947 के पहले आज़ादी दिलवाने वाले लोग थे। उसको मत भूलना, उसको मत गाली दो। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो सम्मान दे सकते हैं। आज सोशल मीडिया से आपकी सोच जो बदल गई है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी डिग्री छीन ली गई है, आपका रोजगार छीन लिया गया है, आपकी स्वास्थ्य और शिक्षा की मुफ्त सुविधाएं छीन ली गई हैं। उसको बचाने की कोशिश कीजिए। बाकी आने वाले 20-25 साल के बाद ये सत्ता में बैठे लोग ने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। यही आज का पैगाम।